रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था और मैं अभी तक अस्पताल में ही थी। बाहर से आने वाली बारिश की तेज़ आवाज़ों को सुनकर मुझे यकीन हो गया कि आज मेरा घर जाना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं भी अपने ऑफिस से निकलकर बाहर अस्पताल की राहदारी में आ गई। तभी मेरी नज़र मरकज़ी दरवाजे पर पड़ी तो वहाँ एक रिक्शे वाला खड़ा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे जाकर कहूँ कि मुझे मेरे घर तक छोड़ाए। लेकिन मैं क्या जानती थी कि इस रिक्शे वाले से बात करना मेरे लिए एक खौफनाक तजर्बा होगा। जैसे ही मैं अस्पताल की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे पार्किंग तक पहुँची तो मुझे रिक्शे के अंदर का मंजर भी साफ दिखाई देने लगा। हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मुझे वहाँ से दिखाई दे रहा था। इसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी और साथ एक छोटी बच्ची भी। बच्ची को देखा तो इसके जिस्म से खून निकल रहा था। इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होगी, यही कोई 8 या 10 साल होगी। इसे देखकर मैं खौफ से कांप कर रह गई थी। मुझे ज़ुनैरा याद आ गई थी, मेरी छोटी बेटी। वो मुझे पूरी दुनिया में जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। इस रिक्शे वाले ने जिस बच्ची को पकड़ रखा था वो भी मेरी ज़ुनैरा की उम्र की ही थी। मैंने परेशानी से इसकी तरफ देखा। मेरा दिल अपने ख्यालों से निकल आया। मुझे घर जाने की बजाय अब इस बच्ची की फ़िक्र होने लगी। मैं भागती हुई रिक्शे वाले के पास पहुंची और इससे पूछा, ये कौन है? तुम्हारी बेटी है? इसे क्या हुआ है? मैंने एक ही सांस में ऊपर नीचे कई सवालात कर दिए थे। इसने मुझसे कोई बात कहने की बजाय वो बच्ची इस अधेड़ उम्र की औरत को पकड़ने का कहा। दोनों मर्द और औरत इस छोटी बच्ची को पकड़कर अस्पताल के इमरजेंसी की तरफ बढ़ने लगे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अस्पताल के कोने कोने से वाकिफ हों। इनके कदम इमरजेंसी की तरफ बढ़े थे। उन्होंने मुझसे ये भी पूछना गवारा नहीं किया, तुम यहाँ का स्टाफ हो या फिर तुम्हें अस्पताल की इमरजेंसी का पता है? हालांकि अस्पताल की इमरजेंसी इस तरफ नहीं थी, बल्कि ये सारी पार्किंग घूमकर पिछली तरफ जाने पर अस्पताल का इमरजेंसी रूम नज़र आता था। मैं इस आदमी को देखकर शक में पड़ गई थी। वो औरत भी काफ़ी तेज़ तरार मालूम होती थी। अगर ये इनकी बेटी भी है तो ये इतने होशो हवास में कैसे हैं? मैंने सोचा था। लगता है कि बात कुछ और है, दाल में कुछ काला ज़रूर है। मैंने दिल में सोचा और इस मर्द और औरत का पीछा करने लगी। हालांकि इन लोगों ने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, ना ही मुझसे कुछ पूछा था। जब मैं इनके पीछे पीछे जाने लगी तो ये भी मुझे चोर नज़रों से देखने लगे, जैसे इनको मेरा पीछे आना अच्छा ना लगा हो। लेकिन मुझे इस वक्त कोई परवाह नहीं थी कि इन्हें मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी। मैं इनका पीछा करती इमरजेंसी वार्ड तक चली गई। मुझे एक लम्हे को लगा कि ये इमरजेंसी वार्ड मेरी वजह से गए हों, पहले कहीं और जा रही हों। लेकिन जाहिर है मैं इन्हें इस वक्त ये बात पूछ नहीं सकती थी। मैं भी इमरजेंसी में इनके साथ साथ दाखिल हुई। इन लोगों ने मुझसे कोई बात नहीं की थी। वो शायद मुझे देखकर खार खा रहे थे। खैर, मैं भी इनके पीछे पीछे अंदर चली गई। इमरजेंसी में इस वक्त डॉक्टर मोइज़ बैठे थे। इमरजेंसी खुशकिस्मती से खाली थी। डॉक्टर मोइज़ ने जब इस लड़की को देखा जो कि खून में लथपथ थी तो खुद ही चीख कर आगे बढ़े। वो भी नए नए आए थे, मरीजों को देखकर ऐसे ही जज्बाती हो जाते। डॉक्टर मोइज़ को देखकर मुझे भी महसूस हो गया कि वो बच्ची ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। डॉक्टर मोइज़ ने इसे बेड पर मुंतकिल किया और इसके ज़ख्मों को साफ़ किया। बच्ची का खून इस कदर बह चुका था कि इसके ज़ख्मों का तो अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो खून की थैली है कोई जो फट रही है। मैं तो इसे देखती तो काम कर रह जाती। मैं अपनी नज़रें कमरे में मौजूद दूसरी चीज़ों पर मरकूज़ किए हुए थी ताकि मेरा जहन जितना जल्दी हो सके इस सारे मंजर से हट सके। मैं इस बच्ची के मतलब दूसरे मामलात के बारे में सोच सकूं, क्योंकि बच्ची को बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत थी। सिर्फ डॉक्टर मोइज़ी काफ़ी नहीं थे, मगर मर्द और औरत जो इसके साथ आए थे इनके तेवर कुछ अजीब से थे। कहने लगे, मैडम, अगर आप हमारी बच्ची का ऑपरेशन करेंगे तो फिर अपने पैसों पे कीजिएगा। हम तो गरीब लोग हैं। हमने बड़ी मुश्किल से अपने बच्ची को कुरान हिफ्स करवाया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन बेवकूफ़ियों की कीमत भरते फिरें। हमने तो इससे 100 बार मना किया है कि बेटा शाम के इस वक्त खेलने नहीं जाते, मगर आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है कितने बागी हो गए हैं। माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। ये रात देर तक खेलने चली जाती है और देख लिया नतीजा। आदमी अपने आप को
एक सख्त बाप दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो औरत भी इसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन इनकी उम्रों में का काफ़ी अजीब सा फ़र्क था। मर्द की उम्र बमुश्किल 30 साल लग रही थी, जबकि औरत इसकी माँ की उम्र की लग रही थी। इसी वक्त मैंने इनसे सवाल पूछा कि आप आपस में क्या लगते हैं। औरत भड़क कर बोली, मैडम आपको नज़र नहीं आता, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, यह हमारी छोटी बच्ची है। हम एक तो पहले ही परेशान हैं, ऊपर से आप अपने फजूल सवालात करके हमें और परेशान कर रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, यहाँ बैठो, मेरे और भी बच्चे हैं, मुझे घर जाना है। आप मेरी बच्ची का इलाज शुरू करें। अगर आपसे नहीं हो सकता तो भी हमें बता दें, हम गरीबों के लिए सरकारी अस्पताल तो हैं ही, हम वहाँ चले जाते हैं। इस औरत का लहजा बता रहा था कि वो यहाँ से भागना चाहती है। मैंने भी दिल में ठान ली थी कि मैं इन दोनों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने डॉक्टर मोइज़ को इशारा किया। मैंने इशारतन इनसे कह दिया कि ये दोनों मुझे मशकूक नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहीं जाने नहीं देना। डॉक्टर मोइज़ भी मेरे जैसा था, वो तो आधा पागल था, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो फिर इसकी हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटता था। अच्छाई और बुराई में फ़र्क करना अच्छे से जानता था। इसने मुझसे कह दिया, तुम फिक्र ना करो, मुझे जेब से भी पैसे लगाना पड़े तो मैं इन लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगा। वो लोग भी चालाक थे, खुसूसन वो औरत बहुत तेज़ थी। इसे भी अंदाज़ा हो गया था कि हम इन्हें यूं ही यहाँ से जाने नहीं देंगे। तब इस औरत ने मुझे एक और बार कहा, डॉक्टरनी जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमारी बच्ची का इलाज कर दें। लेकिन वो क्या है ना, मेरे तो हाथ भी खाली हैं और काम भी कुछ नहीं है मेरे पास जिसे बेचकर मैं आपको इसकी रकम अदा कर सकूं। हाँ, दवाएं बहुत दूंगी, मैं आपको गरीब औरत हूँ, मेरी बहुत दवाएं लगेंगी आपको, मेरी छोटी बच्ची है, ये कहकर वो रोने लगी। उन्होंने इस बार मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रही थी कि इसके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसकी बेटी का इलाज करने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि कुछ दवाएं वो हमारी झोली में डाल देगी। मैं समझ गई थी कि वो कहना क्या चाहती है। कोई और डॉक्टर होता तो शायद इसे यही कहता कि हाँ तुम जाओ किसी दूसरे अस्पताल से अपनी बच्ची का इलाज करवाओ, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं थी। मैंने इससे कहा, कोई बात नहीं बीबी, तुम्हारी बच्ची का इलाज हम पर फ़र्ज़ है, हम तो यहाँ हैं, हमारा काम ही तुम्हारी मदद करना है, तुम इस बारे में फ़िक्रमंद नहीं हो। मेरी बात सुनकर बजाय खुश होने के इसके चेहरे पर मायूसी के साए लहराने लगे। यकीनन इसे वो बात खासी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो तो यहाँ से भागना चाहती थी। जब इसे यकीन हो गया कि मैं इसे और इसके मियाँ को यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तो उठकर खड़ी हो गई। अच्छा बीबी जी, हम अपनी बच्ची की कुछ पिछली रिपोर्ट ले आते हैं घर से, वो ना मेरी बेटी को खून की भी कमी है, तो हो ऐसा ना हो मेरी बच्ची का इलाज करने से पहले आपको इसके मुताल्लिक कुछ पता ही ना हो तो मसला हो जाए। मैंने वहीं पर इसे चुप करवा दिया। नहीं जी, हम तो खुद अस्पताल में हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगी। रही बात खून के टेस्ट की, वो हम पहले ही कर चुके हैं, आपकी बच्ची को खून की कमी नहीं है। बस ये बात सुनना थी कि वो भड़क उठी। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे अपनी बच्ची का खुद पता है, मैंने 3 महीने एक डिस्पेंसरी में काम किया है, इतना तो तजर्बा मेरा भी है, मुझे पता है कि मेरी बच्ची को खून की कमी है। आप मेरी बच्ची की जान लेना चाहती हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ, जाकर अपनी बच्ची के कागजात लेकर आऊँगी। मैं तो जान ही गई थी कि ये औरत झूठ बोल रही है। मैंने कहा, ठीक है आप चली जाएं, लेकिन हाँ मुझे इस पर शक ज़रूर हो चुका था। तभी मैंने इससे इसका शनाख्ती कार्ड मांग लिया, जो इसने भला झचक मुझे दे भी दिया था। हाँ, मगर ये सोच ज़रूर आई थी कि शायद मैं अस्पताल में इसकी बच्ची का इलाज करना चाहती हूँ, इसके अलावा वो कुछ नहीं सोच रही थी। शायद इसको अभी मेरी तफ्शीशी फितरत का इल्म नहीं था। इसने कोई बात नहीं की, बल्कि आदमी को भी इशारा करके इसका शनाख्ती कार्ड निकालने को कहा। इसने भी अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दे दिया। ये दोनों जान छुड़ाकर जल्दी से बाहर को भागे। मैंने देखा वो वक्तन भाग रहे थे। जल्दी से पार्किंग की तरफ जाकर उन्होंने एक महंगी टैक्सी बुक की और वहाँ से चल पड़े। मैं देख चुकी थी कि ये तो कुछ गरीब नहीं लगते थे, लेकिन सवाल ये उठता था कि अगर गरीब ना थे तो बच्ची को रक्शे में डालकर क्यों लाए। मैंने जल्दी से अपने एक दोस्त को इस शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भेजी। मेरी सहेली नादरा में ही काम करती थी। खुशकिस्मती से आज वो रात को अपने ऑफिस में ही थी। मैंने इससे वो शनाख्ती कार्ड भेजकर पूछा कि ज़रा इनके बारे में तो बताओ। इसने जो इंकशाफात मुझ पर किए
میں مزید حیران رہ گئی۔ وہ مرد اور عورت آپس میں میاں بیوی تو دور کی بات سرے سے شادی شدہ ہی نہیں تھے۔ البتہ عورت شادی شدہ تھی، مرد غیر شادی شدہ تھا، جبکہ اس عورت کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ یہ بیٹی اس عورت کی بھی ہو سکتی تھی۔ میرے ذہن میں خیال آیا، یہاں جو بچی لیٹی ہوئی تھی اس کی شکل دیکھ کر تصویر پر اس کو پہچاننا مشکل تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس عورت نے میرا شک خود ہی دور کر دیا۔ جب 2 گھنٹے گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنی بچی کے پاس پلٹ کر نہیں آئی، صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ دونوں اس بچی کے ماں باپ نہیں تھے، ورنہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر یہاں سے کیسے جا سکتے تھے۔ اتنے میں ہم لوگ ناکام ہو گئے۔ بچی نے اپنی آخری سانس لی اور اس ننھی سی جان نے دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا جسم اکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر معیز نے تو اسے پٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔ میں نے ان کی طرف اشارتاً پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اگر اس نے ٹھیک نہیں ہونا تو آپ نے اسے پٹیوں میں کیوں جکڑ رکھا ہے؟ ڈاکٹر معیز کسی گہری سوچ میں تھا۔ ایک نظر میری طرف دیکھ کر بولا، تم نہیں جانتی کہ ہمیں کتنی بڑی حقیقت پتہ چلنے والی ہے۔ حقیقت ہی نہیں، پوری کہانی معلوم ہونے والی ہے۔ بس تم ایسا کرو، کسی طرح اس بچی کے ماں باپ کو ڈھونڈو۔ مجھے ایک بار پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہیں، اس کے بعد میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا۔ ڈاکٹر معیز بھی شاید ان سے کام کروانا جانتا تھا۔ میں تمہارے تجسس کے پاگل ہو رہی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ماں باپ کون ہیں، لیکن مجھے ڈاکٹر معیز نے اصل ماں باپ کی بجائے ان مرد اور عورت کو ڈھونڈنے کا کہا جو اس بچی کو یہاں تک لے کر آئے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے معیز کہ ان دونوں میں کوئی قصوروار نہ ہو، اور ویسے ہی یہاں سے اس لیے گئے ہوں کہ انہیں کوئی اور کام ہو، یا وہ ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں پولیس ان سے تفتیش نہ شروع کر دے۔ بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، ایک شخص بے گناہ ہوتا ہے، پولیس اسے خواہ مخواہ ہی دھر لیتی ہے اپنی فائل بھرنے کے لیے، مگر ان ساری باتوں کا تو جواز ہی نہیں تھا۔ میں اور معیز دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ لوگ قصوروار تھے۔ ڈاکٹر شمائلہ، دراصل یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بچی کا معاملہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو اور وہ مجرم پکڑے نہ جائیں۔ اگر یہ چھوٹی بچی نہ ہوتی، کوئی مرد ہوتا تو شاید میں اتنی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آپ جانتی ہیں کہ آج کل چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا کیا جرائم ہو جاتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ میں زیادہ ہی بول رہا ہوں، مگر مجھے دنیا کی ہر عورت کی عزت عزیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی عزتوں کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ڈاکٹر معیز ایک نئے نقطے کی طرف میرا ذہن لے گیا تھا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ یہ بچی کسی درندے کے ہاتھ لگ گئی ہو، اس نے اسے رون ڈالا ہو۔ بہت سارے سوال میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ اگر ایسا تھا تو ہمیں کسی صورت ان لوگوں کو نہیں بخشنا چاہیے۔ حادثاتی چیزیں الگ ہیں، لیکن اگر ان لوگوں نے اس بچی کا برا استعمال کیا ہے، اسے بھی کمائی کا ذریعہ سمجھا، پھر تو یہ ہمارے قہر سے نہیں بچ سکتے۔ اگر پولیس نے سزا نہیں دی تو ہم خود سزا دیں گے، ڈاکٹر معیز نے کہا تھا۔ لیکن اس سب کے لیے حقیقت تک پہنچنا ضروری ہے۔ خواہ مخواہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، قانون اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے نا شمائلہ؟ ڈاکٹر مجھے سمجھانے لگا۔ میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ اس بچی کی ماں کو بلایا جائے۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر ایک اور انکشاف ہوا تھا کہ وہ عورت جو بچی کے ساتھ آئی تھی دراصل اس بچی کی ماں ہی تھی، اور وہ اس کی اصل اور سکی ماں تھی۔ میرے تو ذہن کے اندر چکر چلنے لگے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ایک عورت اپنی بچی کے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتی۔ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آنے لگی تھیں، لیکن ابھی میرے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بچی کا پوسٹ مارٹم تھا۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہہ دیا کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑے تو سچ کو پہنچنے کے لیے اس بچی کی موت کی وجہ ڈھونڈنا ضروری ہے۔ بچی کی ماں بھی ہسپتال میں پہنچ چکی تھی۔ میں نے جب اسے یہ خبر سنائی کہ تمہاری بچی اس دنیا سے چلی گئی ہے تو وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے اس کا رونا مگرمچھ کے آنسو جیسا لگ رہا تھا۔ اب تم اپنا ناٹک بند کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری بچی کی وفات کیسے ہوئی، اس کے ساتھ کیا حادثہ ہوا؟ یہ کہنا تھا کہ وہ عورت مزید بھڑک اٹھی۔ ارے تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر؟ تم ایک ماں کی ممتا پر شک کر رہی ہو؟ میں کیا اپنی بچی سے محبت نہیں کرتی تھی جو تم مجھ سے ایسے پولیس کی طرح سوال جواب کر رہی ہو؟ وہ عورت الٹا مجھ پر چڑھ دوڑی، مگر اس نے اصل سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں جان گئی تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس سارے معاملے میں ملوث ضرور ہے۔ میں نے ڈاکٹر معیز سے کہا، کیوں نہ
इस औरत को हम यहीं बंद कर दें। अगरचे ये बात गैर कानूनी थी, मगर मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मौसम की खराबी के बायस अस्पताल में ज़्यादा अमला भी नहीं था। मैंने इसे जाकर एक स्टोर में बहाने से बंद कर दिया तो वो बड़ा चीखी चलाई। उम्र भी काफ़ी थी, ज़्यादा हाथापाई नहीं कर सकी। डॉक्टर मोइज़ ने कहा, 15 मिनट बाद जाकर इसे पूछेंगे, अगर होश ठिकाने आए हों, हमें सच बताना चाहती हो तो फिर ठीक है, वरना हम पुलिस को बुलाकर इसे पुलिस के हवाले करेंगे। तब तक मैं पोस्टमार्टम की तैयारी करता हूँ। हमारे लिए सच को तलाश करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। डॉक्टर मोइज़ ने पोस्टमार्टम की तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि वो किसी सूरत भी इस बच्ची को यहाँ से बिना सच जाने नहीं जाने देंगे। वैसे भी अब तो वो मर चुकी थी, अब तो मामला मज़ीद अंधेरे में जा चुका था। डॉक्टर मोइज़ ने मुझे 10 मिनट के बाद बताया कि तुम जाकर इस औरत के पास बैठो, ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। मैं तकरीबन रात 3 बजे तक अस्पताल में ही बैठी रही। पोस्टमार्टम किया जा रहा था, रिपोर्ट भी आ चुकी थी, मगर जब मैंने रिपोर्ट सुनी तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई माँ इतनी भी संगदिल हो सकती है। लेकिन जो कुछ इस बच्ची के साथ हुआ था, ज़रूरी नहीं कि वो इसकी माँ ने ही किया हो। मैंने सोचा कि पहले इस औरत का इतराफ़ी बयान सुनूं, फिर इससे पूछूं, इसे बताऊं कि इसकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। अगर वो मानेगी और अपनी आमादगी ज़ाहिर करेगी कि वो सच बोल रही है तो फिर हम इसे यहाँ से जाने देंगे। फिर तो माँ वाकई ही में गमज़दा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस औरत को भी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इसने अपनी बच्ची का बहुत बुरा इस्तेमाल किया था। 2-3 स्टाफ को भी बुलाकर मैंने इस औरत को काबू किया और हम इसे ऑपरेशन थिएटर तक ले गए, जहाँ पर इस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था। अपनी बच्ची को यूँ देखकर इस औरत की भी चीखें निकल गईं। हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही बोलने लगी। शायद इसके ज़मीर की आवाज़ थी। हाय, मैं लुट गई, मैं मर गई, मैंने अपनी बच्ची के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया। वो औरत अब रोने लगी थी। डॉक्टर मोइज़ ने मुझे इशारे से चुप रहने का कहा। वो चाहते थे कि ये औरत अपना पूरा इतराफ़ जुर्म कर ले। इसके बाद हम देखेंगे कि वो सच बोलती है या झूठ। लेकिन अब तो वो सच ही बोलने जा रही थी। मैंने अपनी बच्ची को कुरान हिफ्ज़ करवाया, मैंने अपनी बच्ची के लिए कुर्बानियाँ दी, मगर मैं लालची निकली। मैं माँ होकर भी अपनी ममता इस पर निछावर नहीं कर सकी। मुझ जैसी बदबख्त माँ इस ज़माने में कहीं नहीं होगी। वो औरत दहाड़े मार मार कर रो रही थी, अब तो अपना सीना भी पीट रही थी। इसका सारा नाटक हम इसीलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि हम इसके मुंह से सच उगलवा सकें। हालांकि अस्पताल में इस सारे माहौल की इजाज़त नहीं होती। फिर इसने जो सच कहा, हमारे कानों में तो जैसे किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया गया हो। सोच भी नहीं सकती थी कि एक माँ इतना भी गिर सकती है। मुझे बेटों की ख्वाहिश थी, इस औरत ने हिचकी भरते हुए कहा था। और फिर क्या तुमने बेटों के लालच में क्या अपनी बेटी को बेचना चाहती थी? मैं बेचना तो नहीं चाहती थी, मेरी ये नीयत नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को बेचूं। मगर मेरे देवर ने मुझसे मशवरा लिया। कहने लगा कि तुम अपनी बेटी का ये ख़राब गुर्दा निकलवा दो, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहती है, तो तुम्हें फ़ायदा भी हो जाएगा। मुझ बेवकूफ़ को इतना समझ ना आ सका कि ख़राब गुर्दा बिकता ही कहाँ है। वो मेरी बच्ची का गुर्दा निकलवाने ले गया था। लेकिन जब आधा काम हो चुका तब मुझे खबर हुई कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया है। मैं क्या करती? मेरी बच्ची के साथ जो जुल्म हो चुका था वो तो सब कुछ ख़त्म नहीं होने वाला था। मेरे बोलने से मेरी बच्ची का गुर्दा वापस तो नहीं आने वाला था, लेकिन इन जालिमों ने मेरी बेटी का गुर्दा अलग निकाला। इसके बाद इन जालिमों ने इतना भी नहीं किया कि मेरी बच्ची को ठीक से टांके लगा देते। वो औरत रोने लगी। मेरी बच्ची का खून बह निकला। ज़ाहिर है इनके लिए तो मेरी बच्ची माले मुफ्त ही थी, इन्हें टांके लगा कर क्या मिलना था। उन्होंने तो गुर्दा निकाला, अपनी कीमत वसूल की और मेरी बच्ची को यूं ही फेंक दिया। हम इसे अस्पताल में इसलिए लेकर आए थे कि मेरी बच्ची का इलाज हो सके, मगर आपके सवालों ने मुझे डरा दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने 3 बच्चों को छोड़कर जेल में चली जाऊं। मेरा कसूर कोई नहीं है जी, मैं अपने देवर की बातों में आ गई थी, मगर मैंने गलत किया। वो औरत ये कहकर रोने लगी। मैं और डॉक्टर मोइज़ सोच में पड़ गए कि हम इसके साथ क्या करें। जेल में भिजवाते हैं तो बाकी 3 बच्चे भी रुल जाएंगे, क्योंकि बाप तो नशा करता था, एक माँ ही बच्चों का ख्याल रखती थी। बस इंसानियत के नाते हमने इसे जाने दिया, क्योंकि बच्ची की रूह तो फना हो चुकी थी। अब तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता था।
آپ ہی بتائیے کہ میں نے اور ڈاکٹر معیز نے صحیح کیا یا غلط؟ کیا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، کیونکہ میرے دل پر اس بچی کی روح کا بوجھ ہے، اپنے ضمیر کا بوجھ ہے۔ خدا را مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔